हेलो एवरीवन। डीएड वीआई फर्स्ट ईयर का आपका 6 पेपर है हिंदी शिक्षण। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं इसमें दी गई हैं। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। ये जो पॉइंट्स हैं याद रखने हैं आपको। आगे देखते हैं, इसमें हिंदी प्रमुख है। ये जो 22 भाषाएं हैं इसमें से प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी है। आगे देखते हैं, तो हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 मूल स्वर हैं, जिनमें री का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता है। ठीक, 33 मूल व्यंजन हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं? रा और ढा। रा और ढा को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। और 2 अयोगवाह हैं। 2 क्या हैं? अयोगवाह हैं। अयोगवाह का मतलब होता है आ माने नहीं, योग माने जोड़ने वाले, और वाह माने बाहर। तो वो अक्षर जो वर्णमाला में जोड़ने योग्य नहीं है उनको वर्णमाला से बाहर कर दिया गया है, तो उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो वो कौन से हैं? वो हैं अंग और आह। इसके बाद 4 संयुक्ताक्षर हैं, छ त्रंग ज्ञा और श्रा। ये संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर मतलब जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, संस्कृत, पाली, कोंकणी, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। ठीक, कौन सी है? देवनागरी। यह एक आक्षरिक मतलब सिलेबिक स्क्रिप्ट लिपि है। ठीक है, एक आक्षरिक लिपि है, याद रखिए। फिर आगे देखते हैं, इस लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है। कुछ वर्णों के ऊपर रेखा कटी होती है, जैसे ध, भ और था आदि जो कुछ होते हैं अक्षर, जिन पे अक्षर आधी ही रेखा होती है, और बाकी पे जितने भी अक्षर होते हैं उन पे पूरी रेखा होती है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? इसे शिरोरेखा कहा जाता है। ठीक, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, इ, उ मूल स्वर कहे जाते हैं ये। और दीर्घ स्वर आ, इ, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। फिर आगे देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा तो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, भावों और विचारों को व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। जैसे कुत्ते का भौंकना, बच्चे का रोना, पक्षियों का पलरव करना। ठीक है, तो इस प्रकार अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मानव और अन्य जीवधारियों द्वारा जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे ही भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों और शब्दों और वाक्यों का समूह ही होता है, उसे भाषा कहते हैं। विभिन्न भाषाविदों द्वारा भाषा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे एक हुए हैं बेंद्रिय, उन्होंने भाषा की परिभाषा दी है कि भाषा एक तरह का चिन्ह होता है जिसका आशय उन प्रतीकों और चिन्हों और संकेतों से होता है जिसके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ये बेंद्रिय के अनुसार परिभाषा है, इसको याद करना। और आगे देखते हैं, आगे सुमित्रा नंदन कौन है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार परिभाषा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, और यह विश्व के हृदय तंत्र की झंकार है। इसके बाद पतंजलि के अनुसार है परिभाषा कि भाषा वो व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसके बाद देखते हैं भाषा की प्रकृति। तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया का अंग है जो एक पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, यह पैतृक नहीं होती है, हमें समाज में रहकर समाज से ही सीखने को मिलती है, बल्कि यह अनुकरणीय है। मतलब अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं, अपने परिवार से, आस पड़ोस से, दोस्तों से सीखते हैं। इस प्रकार भाषा की प्रकृति निम्न विशेषताओं द्वारा स्पष्ट होती है। कौन कौन सी हैं विशेषताएं? जैसे भाषा अनुकरणीय होती है, भाषा अर्जित संपत्ति नहीं होती है। नहीं, भाषा जो है आपकी अर्जित संपत्ति है। अर्जित मतलब सीखी हुई संपत्ति है, ना कि पैतृक है, पैतृक नहीं होती है। ठीक, भाषा एक व्यवस्था होती है। भाषा का विचारों से गहन संबंध होता है। भाषा परंपरागत होती है, परिवर्तनशील होती है, जटिलता के सिद्धांत पर आधारित होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है, लिपि के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करती है। ठीक है, भाषा समाज सापेक्ष होती है। भाषा के रूप देखते हैं क्या है? भाषा के रूप, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो शाब्दिक या लिखित भाषा होती है, दूसरी अशाब्दिक या मौखिक भाषा जिसे कहते हैं, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? इसके अंतर्गत विचारों को लिख कर व्यक्त किया जाता है। लिखित भाषा में लिख कर व्यक्त किया जाता है। फिर मौखिक भाषा होती है, मौखिक में क्या होता है? विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है। और सांकेतिक में विभिन्न क्रियाकलापों, हाव भाव और इशारों के द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भाषा के इन्हीं तीनों रूपों के द्वारा संप्रेषण करता है, उन्हें बातचीत करता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। ठीक, भाषा क्या है? वह जिसे बोला जाए। बोली का संबंध सीमित क्षेत्र से होता है। बोली क्या होती है देखते हैं। तो बोली भाषा का सर्वप्रथम अंग माना गया है। यह स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दैनिक बोलचाल में प्रयोग की जाती है। भाषा और बोली में मुख्य अंतर होता है। अंतर यह है कि बोली व्यवहारिक होती है और जबकि भाषा विशिष्ट होती है। इसका एग्जाम्पल है कि हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है, जबकि ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। सबसे पहले आई थी वैदिक भाषा, फिर संस्कृत और प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश, फिर आधुनिक भारतीय भाषा। ये क्रम है भाषा के विकास होने का। सबसे पहले वैदिक, फिर संस्कृत, प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। भाषा और लिपि भाव अभिव्यक्ति के 2 अभिन्न पहलू हैं
भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, जैसे कि कौन कौन सी लिपियाँ हैं? जो पंजाबी है ये गुरुमुखी और शाहमुखी इन दोनों लिपियों में लिखी जा सकती है। उपभाषा क्या होती है? तो किसी बड़े क्षेत्र की बोलचाल और समान साहित्यिक भाषा को हम उपभाषा कहते हैं। ठीक, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी। फिर राजभाषा क्या होती है? तो किसी राज्य विशेष में निवास करने वाले बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा बोलचाल और शासकीय कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा को ही हम राजभाषा कहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, तो जिस राज्य की जो राजभाषा होती है उस राज्य के सभी सरकारी कार्य, पठन पाठन इत्यादि सब राज्य के राजभाषा में ही होते हैं। फिर राष्ट्रभाषा देखते हैं क्या होती है राजभाषा? तो जिस भाषा को देश की अधिकतम जनता समझती है और बोलती है और अपने क्रियाकलाप में प्रयोग करती है, तो उसे ही उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसके बाद आता है, आगे है राष्ट्रभाषा के साथ राष्ट्रीय एकता, भावना, गौरव से जुड़ा होता है। मतलब राष्ट्रभाषा के साथ में ये सब जुड़ा होता है। क्या है? राष्ट्रीय एकता होती है, राष्ट्रीय एकता की भावना और गौरव जुड़ा होता है, जो राष्ट्र के निवासियों को एक सूत्र में बांधती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हमारे देश में अनेक प्रकार की उपभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी, उसके बाद में पाली हुई, फिर अपभ्रंश भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। जब मुगल भारत आए थे तो उनकी भाषा उर्दू और फारसी थी, जिसके कारण हमारे देश की राष्ट्रभाषा कुछ समय के लिए उर्दू हो गई थी। जब अंग्रेजों का आगमन हमारे देश में हुआ तो अधिकांश कार्य अंग्रेजी में होने लगे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। अंग्रेजी भी कुछ समय के लिए हमारी राष्ट्रभाषा बनी थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा या गौरव प्राप्त है तथा अंग्रेजी को उपराष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? तो जिस भाषा के माध्यम से विभिन्न देश एक दूसरे से विचार विनिमय और पत्र व्यवहार, व्यापार इत्यादि कार्य करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के पद पर अंग्रेजी भाषा सुशोभित है। फिर आती है मातृभाषा। तो बालक जब जन्म लेता है तो उसे भाषा संबंधी कोई ज्ञान नहीं होता है। वो अपने माता पिता, परिवार, समाज, परिवेश से जो भाषा अर्जित करता है वही भाषा उसकी मातृभाषा हो जाती है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ द्वारा सिखाई गई भाषा, परंतु यह हर परिस्थितियों में सार्थक सिद्ध नहीं होती है। जैसे कि यदि एक परिवार में बालक जन्म लेता है तो उसके माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा सिखाई जाती है और वही भाषा उसके समाज में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तथा परिवार में भी हिंदी बोली जाती है, तो बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी। अगर परिवार में कोई और बोली जाती है और समाज में कोई और है, तो परिवार में अगर हिंदी बोली जाती है, उसके माता पिता हिंदी बोलते हैं, तो बालक की मातृभाषा कौन सी हो जाएगी? तो हिंदी ही हो जाएगी उसकी मातृभाषा। फिर आगे देखिए मातृभाषा का महत्व। तो बालक के जीवन में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मातृभाषा के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर पाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक कार्यों में भी मातृभाषा का प्रयोग सरल और सुगम होता है, जबकि अन्य भाषा के प्रयोग के लिए सीखना पड़ता है। मातृभाषा का महत्व निम्न प्रकार से स्पष्ट है। जैसे मातृभाषा विचार विनिमय तथा भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल साधन होता है। मातृभाषा में सांस्कृतिक विकास सरल और सुगमतापूर्वक हो जाता है। शैक्षिक कार्यों में मातृभाषा के द्वारा पठन पाठन कार्य सरल और सुगम तरीके से होता है। बालक के बौद्धिक मानसिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास के लिए भी मातृभाषा बहु उपयोगी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और हिंदी शिक्षण जो आपका सब्जेक्ट है इसे 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।